Hello everyone, welcome back to Padhoji's channel. My name is Sagiv and I am your biology teacher. So बच्चों, I believe you people are doing good and preparing well for your board exams. So प्यारे बच्चों, लगभग syllabus हम लोगों ने complete कर लिया है. And this is one of the most important chapter which we are going to talk about. We will learn together. और ये chapter है how do organism reproduce, right? So how do organism reproduce means reproduction, मतलब एक organism कैसे reproduce करता है. तो इन chapters में हम लोग पढ़ने वाले हैं asexual mode of reproduction, sexual mode of reproduction, और यहाँ हमें पता चलेगा कि कैसे कुछ organism asexually reproduce करते हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं, और कुछ ऐसे organism है जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वो कैसे करते हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे. रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स भी हम लोग देखने वाले हैं बच्चों. तो दोनों में ही एसेक्सुअल, प्लांट्स में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही, और एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा बच्चा. सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट वी आर डूइंग आवर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन. सो प्लीज़ बहुत अच्छी तरीके से सुनना है जैसे आपने बाकी चैप्टर्स में सुना है. एंड एट द सेम टाइम एग्जाम से पहले अगर आपको रिवीजन करना है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, सो दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प. तो चलो शुरू करते हैं. एंड जितने भी चैप्टर्स अभी आपने पढ़े हैं अपने एग्जाम्स के लिए बच्चा, उनके PYQs भी आपको सॉल्व करने हैं. सो इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग द PYQs यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन हेल्प एंड कैन सेंड सम PYQs फॉर यू, राइट. एट द सेम टाइम बहुत सारे सेट प्रैक्टिस आपको करने हैं. अगर आप जितना सेट प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना ही आपको फायदा मिलने वाला है, राइट. चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. सो जैसा कि अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर हमसे बोल रहा है कि आखिर ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. डू यू नो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चा? जी चलो बात कर लेते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली. सो देखो, बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चा जी, लेट अस आस्क अ मोर बेसिक क्वेश्चन. चलो कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. एनसीईआरटी ऐसा कह रहा है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. तो ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं? हाँ जी, तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ये ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. और सबसे पहला सवाल है कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, आखिर ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चा जी. ठीक है, वाई सवाल है, वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. देखो, इसको आंसर करने से पहले जो पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वहां पर आप लोगों को पता चला था कि भाई ये जो रिप्रोडक्शन है ये एसेंशियल नहीं है लाइफ प्रोसेसेस के लिए, लेकिन ये एसेंशियल है फॉर द कंटिन्यूएशन, परपिट्यूएशन ऑफ एनी स्पीसीज, है ना, फॉर परपिट्यूएशन. ठीक है ना, फॉर परपिट्यूएशन. परपिट्यूएशन मतलब कंटिन्यूएशन. कंटिन्यूएशन ऑफ एनी रेस और स्पीसीज, मतलब किसी एक स्पीसीज या फिर किसी एक रेस का कंटिन्यूएशन. सोचो अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. तो रिप्रोडक्शन उस स्पीसीज के जेनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए होता है नॉर्मल केस में. और रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह के ऑर्गेनिज्म को बच्चा प्रोड्यूस करता है. रिप्रोड्यूस करना, अपने ही तरह के एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना इज रिप्रोडक्शन. तो यहां पर सवाल है व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. आंसर पता चल गया, फॉर परपिट्यूएशन. After all, reproduction is not necessary to maintain the life of an individual organism. देखो, लाइफ प्रोसेसेस तो बिल्कुल भी नहीं है. Unlike the essential life processes such as nutrition, respiration, excretion. सोचो अगर आप न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन ना करो तो मर जाओगे.
लेकिन अगर रिप्रोडक्शन ना करो तो नहीं मरोगे। तो एक ऑर्गेनिज्म अगर कंटिन्यूएशन नहीं चाहता है अपने ही तरह के एक ऑर्गेनिज्म का, तो उसके इंडिविजुअल लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। हाँ, इन टुगेदर समाज में इफेक्ट पड़ रहा है, उसका कंटिन्यूएशन नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चा जी वो ऑर्गेनिज्म नहीं मरेगा। तो इट्स अ चॉइस, एक ऑर्गेनिज्म का वो चॉइस है बच्चा जी। ऑन द अदर हैंड, इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल, अगर एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा इंडिविजुअल को क्रिएट करना चाह रहा है, तो क्या होगा? ए लॉट ऑफ इट्स एनर्जी विल बी स्पेंड इन द प्रोसेस। बच्चा, ये जो रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को बना रहा है, उसमें बहुत सारी एनर्जी का यूज होता है, बहुत एनर्जी जाता है। बच्चा देखो, ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस, उसमें एनर्जी का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है, बहुत ज्यादा, राइट? सो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। सो व्हाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन ए प्रोसेस इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव? आखिर ये एनसीईआरटी बोल रहा है कि आखिर क्यों करेगा भाई? व्हाई? रिप्रोडक्शन की जरूरत ही क्या है, जब हमें पता है कि हमारे जिंदगी से, हमारे बॉडी से इतने सारे एनर्जी का हमें वेस्ट करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा, देन व्हाई टू डू रिप्रोडक्शन? द आंसर इज वेरी सिंपल, फॉर परपेचुएशन। परपेचुएशन वर्ड याद रखना कंटिन्यूएशन के लिए बच्चा जी बहुत जरूरी है, वरना अस्तित्व ही मिट जाएगा किसी एक स्पीसीज का। So why should an individual organism waste energy on a process it does not need to stay alive? तो भैया जीने के लिए जीना ही नहीं, मतलब उससे कोई आपके लाइफ में इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है, तो फिर हम क्यों करेंगे? इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर्स इन द क्लासरूम। तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया, पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली हम लोग देख लेते हैं बच्चा जी। Whatever the answer to this question, it is obvious that we noticed organism because they reproduce, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म आपके आसपास दिख रहा है बच्चों, तो रीजन इसकी वो रिप्रोड्यूस कर रहा होगा, वरना वो तो कब का खत्म हो चुका होता। रिप्रोडक्शन ही नहीं होता तो आज जो आपके आसपास ऑर्गेनिज्म है वो दिखते ही नहीं, वो तो खत्म हो जाते हैं। लॉजिक है, बिल्कुल लॉजिक है ना? तो आगे देख लेते हैं। So if there were to be only one non-reproducing member of a particular kind, सोचो कि अगर सिर्फ एक नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर एक पर्टिकुलर काइंड में, इट इज डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस्ड इट एग्जिस्टेंस। अगर ऐसा होता तो बच्चा शायद एग्जिस्टेंस ही नहीं होते उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के। सो रिप्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? चलो, इट इज लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीसीज। देखो, एक लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है बिलोंग कर रहे एक सिंगल स्पीसीज से। सो यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि भैया वो जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है सेम स्पीसीज से? क्योंकि वो एक जैसे दिखते हैं। तो घोड़ा, म्यूल, डंकी, जेब्राज, ये सारे एक जैसे दिखते हैं, तो समझ में आता है कि शायद ये एक ही स्पीसीज के होंगे, है ना? तो बच्चा ये सारी चीजें हैं। यूजुअली वी thus reproducing organism create new individuals that look very much like themselves। तो बच्चा जी अगर हम लोग बात करें रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की, जो नए ऑर्गेनिज्म उनसे बनते हैं वो उनके जैसे ही कहीं ना कहीं दिखते हैं, राइट? ओके, सो हम लोग यहां बात करते हैं, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स? तो क्या ऑर्गेनिजम्स एग्जैक्ट कॉपी करते हैं? डिपेंड करता है सर। क्या डिपेंड करता है? मान लो कि यहां पर एक ऑर्गेनिजम्स है ना? तो अगर हम लोग एक ऑर्गेनिजम्स लिखे, राइट, तो ये ऑर्गेनिज्म बच्चा जी अगर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो होंगे आइडेंटिकल। वो क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बच्चा जी, तो वो होंगे नॉन आइडेंटिकल, है ना? तो एक में आइडेंटिकल, दूसरे में नॉन आइडेंटिकल, मतलब हूबहू। यहां पे बात आ रही है एग्जैक्ट कॉपीज। अब इसको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा हम लोग चलते हैं सेल के अंदर, थोड़ा सा
बच्चा देखो, जब हम एक सेल की बात करते हैं, तो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं डीएनए, है ना, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चा जी डीएनए, है ना। और जब ये सेल बच्चा जी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जाता है, तो एग्जैक्ट हूबहू डीएनए कॉपी कर रहा होता है। तो मतलब इसके पास जो इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन इनके डॉटर सेल्स के पास होते हैं। तो ये है पेरेंट, दिस इज द पेरेंट एंड दिस इज द ऑफस्प्रिंग, दिस इज द ऑफस्प्रिंग। तो बच्चा मान लेते हैं अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहां पर बच्चा जी 46 एग्जाम्पल ले लेते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह ही, तो बच्चा जी यहां पर जो ऑफस्प्रिंग है, जो डॉटर सेल्स है, उसमें भी 46 होंगे, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं बच्चा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है। तो वहां पर एक ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और वहां पर जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कॉपी जो है हूबहू होता है, जिसके वजह से जो ऑफस्प्रिंग है, जो डॉटर सेल्स है, वो आइडेंटिकल होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। और हम लोग कह सकते हैं वेरी लिटिल और माइन्यूट वेरिएशंस, वेरी लिटिल और माइन्यूट वेरिएशंस है ना, बहुत कम वेरिएशन बच्चा ये दिख पाता है, मतलब बहुत ही मिनिमल, मतलब आप देख करके जल्दी नहीं पहचान पाओगे। हो सकता है कि बॉडी के अंदर कोई एक चीजों में हल्का सा चेंज हो जो कि जल्दी समझ में ना आए, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी के बाद अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चा जी, तो उनमें चेंजेस आ जाते हैं, उनमें वेरिएशंस आ जाते हैं। वेरिएशंस क्या है? वेरिएशंस आर दी बच्चा डिफरेंसेस, ठीक है ना, डिफरेंसेस बिटवीन द पेरेंट एंड द ऑफस्प्रिंग। तो जैसे अगर हमारे अपने पेरेंट्स की हम बात करें, तो हमारे पेरेंट के में भी हो सकता है कि अगर मैं अपने पापा की बात करूं तो पापा की तरह मेरा नोज है, मैं आईज की बात करूं तो मेरी मम्मा जैसे है, मैं हेयर्स की बात करूं तो मेरे पापा जैसे, मैं स्किन का कलर मेरे मम्मा जैसे है। तो देखो, कुछ इंफॉर्मेशन मेल पेरेंट से आता है, कुछ इंफॉर्मेशन फीमेल पेरेंट से आता है, दोनों पेरेंट्स के इंफॉर्मेशन जा करके एक नए ऑफस्प्रिंग में आता है। हम मेरे पास खुद के मेरे भी इंफॉर्मेशन होंगे, तो वो जो डिफरेंस है, मतलब मेरा और मेरे पेरेंट का जो डिफरेंसेस है, उसे हम कहते हैं बच्चा जी वेरिएशन। तो इसका मतलब यहां पे एग्जैक्ट हूबहू कॉपी नहीं हुआ है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हूबहू कॉपी नहीं होता, जो डीएनए कॉपिंग होती है उनमें थोड़े एरर्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, जिसके वजह से ये वेरिएशंस आते हैं। और एक बात कि वेरिएशंस के वजह से एक ऑर्गेनिज्म की जो सर्वाइवल की जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं, राइट। क्योंकि हमेशा जो हमारे पेरेंट्स है, एक ऑर्गेनिज्म के जो पेरेंट्स होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग में, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर से जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो उसको पास करते हैं बच्चा जी अपने नेक्स्ट जनरेशन में, जिसके वजह से एवोल्यूशन पॉसिबल हो पाता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस के वजह से एवोल्यूशन होता है और चेंजेस आते हैं प्यारे बच्चों, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन द हैबिट्स, कंटिन्यूअस हैबिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट। ऐसा नहीं कि कुछ एक्सटर्नल चेंज कर दिया और जिसके वजह से हमारे पास कुछ, जैसे सोचो कि ह्यूमन बींग सदियों से ये कान नाक छेदता आ रहा है ना, वी पियर्स आवर ईयर नोज, है ना, देख रहे हो आप, इंडियन कल्चर तो बहुत है। लेकिन जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें क्या वो पियर्सिंग आता है? नहीं आता ना, क्योंकि बच्चा ये एक एक्सटर्नल चीजें हैं जो हम आफ्टर बर्थ हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये हो नहीं रहा है खुद से, राइट। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से नहीं है, तो ये हम बाद में करते बच्चा जी। चलो, तो एनसीईआरटी की बातें समझ लेते हैं। ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। ऑर्गेनिज्म एक जैसे दिखते हैं क्योंकि उनके जो बॉडी के डिजाइन है वो सिमिलर है,
मतलब जैसे हम सारे इंसान एक जैसे तो लगते हैं, एक जैसे एग्जैक्टली तो होते नहीं, एग्जैक्टली हूबहू कॉपी तो नहीं होते। मतलब क्योंकि मेरे पास 2 हाथ है, एक नाक है, 2 आंख है, कान है, ये फेस है, चलने के लिए पैर है, राइट, ये हेयर्स है जो ग्रो करते हैं, बियर्ड्स है, कोई शेव करता है, कोई रखता है। बच्चा ये हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, इससे पता चलता है कि हाँ भैया इंसान है ना। तो इफ बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट्स फॉर दिस डिजाइन शुड बी सिमिलर। तो बच्चा जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट क्या है भैया? ब्लूप्रिंट है सर डीएनए। तो डीएनए के पास ही बच्चा जी ये सारे के सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं। तो डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यही डीएनए अपने सारे इंफॉर्मेशन को बच्चा जी नेक्स्ट जनरेशन में सेंड करता है, जो कि हेरिडिटी चैप्टर में बच्चा जी आप देख पाओगे। हेरिडिटी वाले वीडियोस में जाओ, आपको पता चल जाएगा ये सारी चीजें, राइट। Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of body designs. तो बच्चा जी जो डीएनए है उनके अंदर ये सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं ना। तो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें बहुत बेसिक लेवल पे, मतलब डीएनए लेवल पे ब्लूप्रिंट्स की कॉपी कर रहा होता है। मतलब ये जो डीएनए है, इस डीएनए का बच्चा जी कॉपी होगा और कॉपी होके नया डीएनए फॉर्म हो जाएगा बच्चा जी, जो कि 2 अलग अलग सेल्स में चले जाएंगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये इस तरीके से कॉपी होता है, डीएनए कॉपिंग, जिसको हम लोग ब्लूप्रिंट की कॉपी बता रहे हैं। क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स इज द इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए का पता है फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बच्चा जी। ठीक है, द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड, different proteins will be made, different proteins will be eventually lead to altered body designs। तो बच्चा जी ये जो डिफरेंसेस हमें यहाँ पे नजर आते हैं वो होते हैं प्रोटीन्स की वजह से। जितना डिफरेंट प्रोटीन बनेगा उतना ही अलग बॉडी के डिजाइन्स होंगे बच्चा जी, ये हमें याद रखना है। Therefore a basic event in reproduction is the creation of DNA copying। तो DNA copying बहुत इंपॉर्टेंट है। Cell uses chemical reactions to build copies of their DNA। This creates 2 copies of DNA in a reproducing cells and they will need to be separated from each other. However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work। ठीक है ना। तो भैया सिर्फ आगे भेज देना मतलब बोल रहा है कीपिंग 1 कॉपी ऑफ डीएनए इन ओरिजिनल सेल, एक कॉपी अपने पास रखते हैं, सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट वुड नॉट वर्क। तो मतलब देखो डीएनए से सिर्फ काम नहीं चलेगा बच्चा जी, डीएनए के साथ जो आगे ऑर्गेनल्स है उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेसेस। सिर्फ डीएनए से बच्चा जी काम नहीं चलेगा। तो यहां पर हम लोग एक चीज समझते हैं, देखो बच्चा जी अगर हम बात करें डीएनए की, है ना, लेट्स टॉक अबाउट डीएनए। ठीक है, दिस इज द डीएनए, है ना, ये एक डीएनए है और डीएनए को हम लोग कह रहे हैं कि ये ब्लूप्रिंट है। हमने पढ़ा था कि छोटे छोटे जो सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के उनको हम लोग कहते हैं जीन, है ना, उनको हम लोग कहते हैं जीन या तो फिर फैक्टर। मैंडल ने फैक्टर यूज किया था, बाद में उसको जीन कह दिया गया। और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को हम लोग कहते हैं अलील्स, राइट। सो बच्चा जी फैक्टर और जीन की अगर हम लोग बात करें, मतलब यहाँ पर अलग अलग इंफॉर्मेशन हमारे पास है, मतलब जितने भी बॉडी के इंफॉर्मेशन है बच्चा जी वो इसी डीएनए के अंदर है। अब जब एक सेल को एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना है, सेल बनाना है, तो क्या करेगा वो, देखो यहां पर से ब्रेक कर दिया। बेसिकली हेलिकेज एंजाइम का यूज होता है इसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो आपसे 10th में इतना डिटेल तो बिल्कुल नहीं पूछा सीने क्लास में। सो दिस इज अ हेलिकेज एंजाइम जो कि इसको ब्रेक कर रहा है। इसको देखो, इस जो डबल हेलिक्स डबल स्ट्रैंड है जो कि जुड़ा था वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से, उसको बच्चा जी तोड़ दिया, है ना, उसको क्या किया, उसको तोड़ दिया, है ना, उसको ब्रेक कर दिया इस एंजाइम ने। और फिर बच्चा यहां पर फॉर्म होता है
एक नया सेल, एक नया स्ट्रैंड। तो देखो यहां पर से एक नए स्ट्रैंड बन गए, एक नए स्ट्रैंड बन गए, है ना। देखो ये न्यू डीएनए है, दिस इज व्हाट, दिस इज न्यू, दिस इज न्यू। तो पुराना वाला तो है ही, प्लस नया वाला बना। तो ये जो नया वाला है बच्चा, ये आगे चल के इस तरीके से, देखो ये आगे चल के इस तरीके से क्रोमोसोम्स फॉर्म करता है ना, ये क्रोमोसोम्स फॉर्म करेगा और यही क्रोमोसोम्स आगे जो है सेल में चला जाएगा, सेल में चला जाएगा, सेल में चला जाएगा। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि सिर्फ डीएनए कॉपी करके आगे पुश कर देने से काम नहीं चलेगा। नो, क्योंकि एक सेल को चलाने के लिए सेल ऑर्गेनल्स भी चाहिए, वरना अगर सिर्फ डीएनए से काम चल जाता बच्चा, जो वायरस है तो उसे हम लोग एक नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन वायरस को ऐसा हम नहीं करते। वायरस को हम क्या बोलते हैं बच्चा? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब ये होस्ट बॉडी के अंदर होता है तब ये लिविंग जैसा एक्ट करता है, लेकिन जब एक वायरस होस्ट बॉडी से बाहर पड़ा रहता है तो वैसे डेड रहता है, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि सेल ऑर्गेनल्स है नहीं। तो बच्चा जब सेल एक नया सेल बनाता है, नए ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ता है, तो बच्चा एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस, उसके अंदर बाकी सारे डीएनए है, और बच्चा जी जो मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है ना, जो सेल ऑर्गेनल है उनका भी कॉपी होना बहुत जरूरी है फंक्शन करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, राइट। तो ये हम लोगों को याद रखना है। तो जितने सारे सेल ऑर्गेनल्स है, जितने सारे सेल ऑर्गेनल्स है, सबका कॉपी होगा, सब बनेंगे और फिर वो पास हो जाएंगे दूसरे सेल्स में। तो भैया सिर्फ डीएनए कॉपी नहीं, सेल ऑर्गेनल्स का भी कॉपी होना जरूरी है। इसीलिए जब हम सेल डिवीजन पढ़ रहे थे तो जो सेल का जो साइकिल था उसमें हमने देखा था बच्चा जी जो कि फेजेस है, ठीक है, उसमें सेल ऑर्गेनल्स की कॉपी होती है, पहले डबल होता है, उसके बाद बच्चा जी डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और तब जाकर के जो एम फेज है उसमें ये सारे जो क्रोमोसोम्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दो डिफरेंट सेल्स में। तो हमें ये याद रखना है कि सिर्फ डीएनए कॉपी से नहीं चलेगा काम, है ना। तो इस तरीके से अब इसी में अगर कॉपी हूबहू हुआ, सेम टू सेम हुआ, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, बच्चा एकदम सेम दिखेगा। और अगर इसमें कुछ एरर्स आए, कुछ चेंजेस आए, तो उसके वजह से डिफरेंस होगा। वो कैसे होता है उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर देख रखा है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट therefore DNA copying is accompanied by the creation of an individual cellular apparatus, and then the DNA copies separate each with its own cellular apparatus. Effectively a cell divides to give rise to two cells. तो बच्चा जी एक सेल से दो सेल बन गए, एक सेल से दो सेल बन गए, तो इसमें जितने सारे सेल ऑर्गेनल्स और डीएनए थे वो सारे के सारे आगे गए। That is what it is saying and we have already read this in class 9th, right? चलो आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी और क्या बोल रही है? These two cells are of course similar। और ये जो दो सेल्स है बच्चा जी जो बने हैं, ये पेरेंट सेल्स और ये जो डॉटर सेल्स बने हैं, ये सिमिलर है बच्चा जी, ठीक है। बट आर दे लाइक टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल? लेकिन ये क्या एग्जैक्टली आइडेंटिकल है? सवाल है कि क्या ये आइडेंटिकल है? तो सर ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का रिप्रोडक्शन हुआ है, किस टाइप की कॉपिंग हुई है, उस पे डिपेंड करेगा। तो सेक्सुअल एसेक्सुअल जो कि मैंने बता दिया। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड ऑकर। तो कितना एक्यूरेटली हुआ है, अगर अच्छे से हुआ है तो आइडेंटिकल होगा, अगर एरर्स आए हैं तो वेरिएशंस होगा। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। बच्चा जितने भी बायोकेमिकल से उनमें से कोई भी एग्जैक्ट रिलायबल तो नहीं है, उसमें थोड़े चेंजेस तो होंगे।
Therefore, it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variations each time. हर बार कुछ ना कुछ बच्चा वेरिएशन होगा ही डीएनए कॉपिंग में, ये याद रखना है. एज ए रिजल्ट दी डीएनए कॉपीज जेनरेटेड विल बी सिमिलर. तो बच्चा जो भी डीएनए कॉपीज बनेंगे वो लगभग सिमिलर्स ही बनेंगे, बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू दी ओरिजिनल. लेकिन ओरिजिनल जैसे आइडेंटिकल नहीं होंगे, उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगे, डिफरेंसेस होंगे. सम ऑफ दीज वेरिएशंस माइट बी सो ड्रास्टिक दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद द सेलुलर apparatus इन इनहेरिटेड. बच्चा इनमें से जो वेरिएशन इतने ज्यादा ड्रास्टिक हो जाते हैं कि जो नया डीएनए है वो वर्क ही नहीं कर पाता जो कि पुराने वाले जो सेलुलर apparatus है जो कि इनहेरेंट हुए हैं, पेरेंट के साथ आए हैं. Such a newborn cell will simply die. तो वो जो न्यूबॉर्न है वो मर जाएंगे. सर इसका क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है बच्चा, सोचो कि ये एक सेल आपका नया बना है, इसके अंदर यहाँ पर ये डीएनएज है और बच्चा यहाँ पर जो है सेल ऑर्गेनेल्स है, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स है ना, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स है. लेकिन ये जो है ना काम नहीं कर पा रहे, इसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि इसके पास कुछ अलग एरर्स आ चुके हैं इंफॉर्मेशन. तो सिंपली ये सेल क्या हो जाएगा, ये सेल मर जाएगा. क्योंकि अगर हम कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाए तो डेफिनेटली सेल मर जाएगा. तो कोऑर्डिनेट करने के लिए, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेन ऑफ द सेल होता है, वही अगर प्रॉपर तरीके से मैसेज ना दे जिसके की वजह से ये जो सारे ऑर्गेनल्स है जो कि ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं उस तरीके से जीने के लिए, तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते, बच्चा जी मर जाते हैं. और दूसरी तरफ अगर देखो, ऑन द अदर हैंड there could still be many other variations in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. लेकिन कुछ ऐसे कॉपीज होंगे जो कि ज्यादा ड्रास्टिक आउटकम नहीं लाके देंगे. thus the surviving cells are similar to but subtly different from each other. बच्चा सिमिलर तो है लेकिन थोड़े डिफरेंसेस है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में दिखते हैं, है ना. This inbuilt tendency for variations during reproduction is the basis for evolution, as we will discuss in the next chapter. Evolution वैसे वो evolution chapter delete हो चुका, but still I will give you a small idea. जो कि ऑलरेडी हम लोग सोचो कि हमारे पास बड़े बड़े कान हुआ करते थे, है ना, हमारे पास एक लंबे से टेल हुआ करते थे, हम इस तरीके से खड़े नहीं रहते थे, हम पहले चारों पैरों से चलते थे बच्चा जी. लेकिन अब हमारे पास देखो एक इस तरीके से बॉडी है कि अब हम खड़े होते हैं. इमेजिन करो कि पहले हम चार पैर से चलते थे और फिर आज हम खड़े हो गए, इवॉल्व किए हैं बच्चा जी. और आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग इज द ओनली मैमल और एनिमल जिनके कमर में दर्द होता है, बैक में दर्द होता है. आपको पता है क्यों? द रीज़न इज दैट कि हम लोगों ने इवॉल्व किया और जो हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर था उसको हम लोगों ने चेंज करके इस पोस्चर में ले आए, जिसके वजह से हमारे स्पाइनल कॉर्ड में एक प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो पेन होता है बच्चा जी. तो ये जनरल नॉलेज आप लोगों को दे दिया मैंने. नेक्स्ट अब बात हो रही है द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस, कि आखिर वेरिएशंस का बच्चा जी क्या इंपॉर्टेंस है. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन? देखो वेरिएशंस का बहुत इंपॉर्टेंट है. एनवायरमेंटल फैक्टर के वजह से जो भी चेंजेस आए हैं बिटवीन द पेरेंट एंड द ऑफस्प्रिंग, उसके वजह से सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चा. एडेप्टेबिलिटी की वजह से जो चेंजेस आए थे उसके वजह से एक ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं. So population of organism fill well defined places or niches in the ecosystem. बच्चा जी जो पॉपुलेशन हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, वो क्या हो रहा है, एक प्रॉपर वेल डिफाइंड प्लेसेस को फिल कर रहा होता है. और निश मतलब जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन की बात हो रही है, इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. उनकी जो एबिलिटी है रिप्रोडक्शन की उसके वजह से होता है. द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर नीश. तो बच्चा जी जो ओरिजिन है, जो नीश है, उसका जो बेस है, उसको यूज करने के लिए प्रॉपर तरीके से डीएनए का कॉपी होना, रेप्लिकेट होना बहुत जरूरी है. रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज. तो बच्चा रिप्रोडक्शन जो है वो लिंक्ड है पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज का जो स्टेबिलिटी है उस पर डिपेंड कर रहा होता है. हाउएवर निशेस कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजंस. जो नीस है, जो बच्चा जो बेस है जहां से स्टार्ट हुआ, वो चेंज हो सकता है कुछ रीजंस के वजह से बियॉन्ड दी कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल के बच्चा जी बाहर है. जैसे
टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ऊपर हो सकता है, बढ़ सकता है, नीचे आ सकता है, कहाँ कंट्रोल है आपका। वाटर लेवल्स कैन वेरी, वाटर का लेवल वेरी कर सकता है, और देयर कुड बी मीटेराइट्स हिट, हो सकता है कि बाहर से मीटेराइट हिट हो गया, ठीक है। टू थिंक ऑफ ए फ्यू एग्जाम्पल, इफ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म विल suited to a particular niche and if the niche were drastically altered the population could be wiped out। जैसे सोचो ना कि न्यूक्लियर वॉर हो गया अगर, तो उस टाइम में जो रेडिएशंस होंगे न्यूक्लियर के, तो बच्चा उसके वजह से आपके डीएनए में इफेक्ट होगा, और उसके बाद जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें एरर्स ही होंगे। हुआ था जापान में, यू ऑल नो, ठीक है, ओके। तो बच्चा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट, हाउएवर इफ सम वेरिएशंस वेयर टू बी प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल्स इन दिस पॉपुलेशन। मतलब सोचो कि अगर कुछ वेरिएशंस प्रेजेंट है ना, कुछ इंडिविजुअल्स के पॉपुलेशन में, देयर वुड बी सम चेंज फॉर देम टू सर्वाइव, उनके बॉडी में कुछ चेंजेस होने जरूरी है सर्वाइव करने के लिए बच्चा जी। दस, इफ देयर वेयर अ पॉपुलेशन on bacteria living in temperature water and if the water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die, but the few variants resistance to heat would survive and grow further। Variation is thus useful for the survival of species over time। very important। so सोचो कि एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया गया है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ द वाटर में सर्वाइव कर पाता है, लेकिन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग उस वाटर का टेम्परेचर ही इंक्रीज हो जाता है, तो ज्यादातर जो बैक्टीरियाज होंगे वो मर जाएंगे, लेकिन उनमें से कुछ वेरिएशंस वाले जो बैक्टीरियाज होंगे जिन्होंने धीरे धीरे जो टेम्परेचर बढ़ रहा था उसको एक्यूमुलेट कर करके एक बॉडी के अंदर वो इंफॉर्मेशन जनरेट कर लिए, अगर वो सर्वाइव कर जाएंगे तो बच्चा उनके आगे पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए आसानी हो जाएगी और उनका पूरा जनरेशन जो है प्रॉपर तरीके से सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। यहां पर देखो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ आवर बॉडी, हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉपी द डीएनए because it carries all the information of an organism because it is a blueprint, right? Why is variation beneficial to the species but not necessary for the individual? Bacha, see, variations is basically what the differences between the parent and the offspring, but these variations start accumulating in the organism's body due to the environmental factor। तो हमारे आसपास जितने भी environmental factors, जो भी problem, जो भी changes आ रहे हैं, जैसे sudden rise in temperature, मे बी फॉल इन द टेम्परेचर, आसपास जो भी जिसके वजह से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में एक्यूमुलेट होता है धीरे 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 धीरे, और जिसके वजह से बच्चा जी वो जो नेक्स्ट जनरेशन है, मतलब जो पेरेंट है उसके जो बच्चे आएंगे उनके अंदर सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, चांसेस। लेकिन मेरे बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो ऐसा ऑर्गेनिज्म हूं जो कि मेरे पेरेंट्स ने इंफॉर्मेशन जो भेजे होंगे और मेरे बॉडी पैदा होने के टाइम में जो इंफॉर्मेशन लाया होगा वो, मतलब मेरे अंदर एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। ये अलग बात है कि जो रेजिस्टेंस है वो हम अपने पेरेंट्स से में भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि उनमें उन्होंने हमको दिया है और हमारे बॉडी के अंदर वेरिएशंस आए हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट वेरिएशंस ये पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। सो दिस इज शुड बी द आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। बच्चा देखो यहां पे बात हो रही है नेक्स्ट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो यहां पे अब हम लोग बात करेंगे कि सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से बच्चा रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। उससे पहले यहां पर एक एक्टिविटी दी गई है एनसीईआरटी ने, ये समझते हैं, डिसॉल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। तो बच्चा आपको क्या करना है कि 100 ml ऑफ वाटर लेना है, 100 ml ऑफ वाटर लेना है ना, 100 ml ऑफ वाटर ले लिया आपने, ठीक है भाई, ठीक है। उसमें क्या किया, उसमें आपने 10 ग्राम, उसमें आपने 10 ग्राम, उसने आपने 10 ग्राम शुगर दे दिया, उसमें आपने क्या कर दिया, 10 ग्राम शुगर दे दिया, उसमें आपने 10 ग्राम शुगर दे दिया, उसमें आपने क्या किया, 10 ग्राम शुगर दे दिया। नाउ बोल रहे टेक 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। अब इससे क्या करना है कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है,
यहाँ पर से बच्चा जी इस टेस्ट ट्यूब में लगभग आपने 20 ml जो शुगर और वाटर का जो सोल्यूशन है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं शुगर सोल्यूशन। इस शुगर सोल्यूशन को बच्चा जी हम लोगों ने इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। दिस इज व्हाट, दिस इज अ टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ठीक है। नाउ पुट ए कॉटन प्लग ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट। अब आपको क्या करना है कि इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो कॉटन का बॉल है उसको डाल देना है ना। तो ये कॉटन ऊपर से पैक कर दिया आपने कॉटन लेकर के। उसके बाद भैया क्या हो रही है, उसके बाद बोल रहे हैं आफ्टर 1 or 2 hours, 1-2 घंटे बाद पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ ईस्ट। इसके बाद क्या करना है, इसमें थोड़ा ईस्ट डाल दो। क्या डाल दो, ईस्ट डाल दो जी। इसमें थोड़ा सा ईस्ट ऐड कर दो। तो ईस्ट आपको पता है ना कि बच्चा जी ये एक फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस है, और ये जो है एरोबिक एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। तो ईस्ट का कल्चर आपने डाल दिया, ठीक है। फॉर द टेस्ट ट्यूब ऑन ए स्लाइड एंड कवर इट विद अ कवर स्लिप। तो बच्चा इसको क्या करना है, एक इस तरीके से एक ग्लास स्लाइड लेना है, ठीक है। उसमें आपने इसका जो कल्चर है उसको लिया है ना, मतलब इसमें ईस्ट डाल के रखा था, उसको लिया, ऊपर से एक और वॉच ग्लास को इस तरीके से बच्चा जी कवर कर देना है, ठीक है। ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब इसको हम लोग को ऑब्जर्व करना है। अब इसको ऑब्जर्व करना है अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो भैया हम लोग को क्या दिखेगा, हमको दिखेगा कि ये जो ईस्ट है इसके नंबर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब अंदर हमको मूवमेंट दिखेंगे बच्चा, मतलब यहाँ पर जो कंटिन्यूअसली रिप्रोडक्शन होता रहेगा, मतलब ईस्ट जो है डिवाइड करता रहेगा, मतलब एक ईस्ट है उससे बच्चा जी ढेर सारे ईस्ट बनते रहेंगे, है ना, ढेर सारे ईस्ट बनते रहेंगे। तो यहाँ पर कैसे हो रहा है, यहाँ पर कॉपिंग हो रहा है, मतलब ये पेरेंट है, इससे ऑफस्प्रिंग बन रहे, होता है एक्चुअली बर्डिंग की वजह से है, पर वो हम लोग आगे देखने वाले हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट देख लेते बच्चा जी, वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो बच्चा आपको एक स्लाइस ऑफ ब्रेड लेना है, उसको भिगो देना है, उसको पानी से भिगो देना है, वेट कर दो, एंड कीप इट इन अ कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस। इसको क्या करना है, कीप इट इन अ मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस। एक मॉइस्ट और डार्क प्लेस में रखना है बच्चा जी, अंधेरे रूम में रखना है। नाउ आपको पता है कि अगर आप अंधेरे में रखोगे, जो आपका आसपास जो रूम होता है उसमें ढेर सारे बच्चा फंगस प्रेजेंट होते हैं, है ना, फंगस के छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो आकर के यहाँ पर बच्चा जी अपना घर बसाएंगे और डेवलप करेंगे, ठीक है। बोल रहे ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द स्लाइस विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। जब आप इसके सरफेस को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि इस तरीके से इसमें एक जाली जैसा, कुछ नेट जैसा स्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, और इसके ऊपर इस तरीके से कुछ फॉर्म हो रहा है, एंड वी कॉल इट राइजोपस, है ना, हम क्या कहते हैं इसे, राइजोपस। ओके, सो बच्चा जी रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर अ वीक। तो एक हफ्ता के लिए देखना। तो पहले आपको इसमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, और फिर बच्चा जी यहाँ पर स्पोरेंजियम और राइजोपस का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। दिस इज राइजोपस, है ना, तो राइजोपस इस पे डेवलप होते हुए बच्चा जी दिखेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वेज इन विच ईस्ट ग्रोज इन द फर्स्ट केस एंड हाउ मोल्ड ग्रोज इन द सेकेंड। तो ये जो राइजोपस है, दिस इज ब्रेड मोल्ड। तो दोनों में बच्चा जी कंपेयर करना है कि कैसे ग्रो हो रहा है। Let us now examine how different organisms actually reproduce. The modes by which various organisms reproduce depends on the body designs of the organism. तो ये उस पर डिपेंड करेगा। तो इसको हम लोग देख लेंगे बच्चा जी, राइट। तो आगे है हमारा फिशन, राइट। सो चलो कंटिन्यू करते हैं विथ फिशन, राइट। सो अगर हम फिशन की बात करें, है ना, तो आखिर ये है क्या।
देखो सबसे पहले few things we need to know